हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिका फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम वर्क फॉर एनर्जी का टॉपिक हम लोग का नीट पे चल रहा था, उसी में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का पहला वीडियो बन चुका था। अब दूसरा वीडियो इसमें बन रहा वर्क डन बाय यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं। वहां मैंने बताया था W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ डॉट डी। जब वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो बेटा ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस, दैट इज एफ डी एस कॉस थीटा। डी डब्ल्यू क्या है और एफ वेक्टर क्या है, डीएस वेक्टर क्या है। डीएस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएस लिखा हुआ है। डी डब्ल्यू क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन। और एफ क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स लगातार बदल रहा है। लेकिन डीएस डिस्प्लेसमेंट पे हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं कि जिस समय वो डिस्प्लेसमेंट डीएस हुआ है उस समय फोर्स की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और है, एरिया इनक्लोज बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ग्राफ गिव्स वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है हमको वर्क डन देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमको ग्राफ दिखाया जा रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा तो वाई एक्सिस पे फोर्स दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है। और ध्यान दें, जो वाई एक्सिस है उस पे फोर्स को डायन में दिखाया जा रहा है और एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है, माने सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखें। 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, है ना। 7 सेंटीमीटर के बीच में एक फोर्स लग रहा है। और देखिए फोर्स कैसे बदल रहा, वेरिएबल फोर्स है ना। 0 से 1 में ये फोर्स 0 है, 1 से 2 में ये फोर्स 10 डाइन है, 2 से 3 में एक 20 डाइन है, 3 से 4 में -20 डाइन है। -20 डाइन का मतलब जिधर बॉडी जा रही है उसके अपोजिट फोर्स लगा, है ना। और प्लस का मतलब होता है जिधर बॉडी जा रही है उधर ही फोर्स लगा। फिर 4 से 5 की बात करते हैं, +10 डाइन। फिर 5 to 6 में 0 हो गया, फिर 6 to 7 में क्या हो गया, +10। 5 to 6 में 0, फिर 6 to 7 में +10 डाइन फोर्स लग रहा है। अब हमें वर्क डन निकालना है कहा, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 पे देखिए पॉइंट और 5 पे देखिए पॉइंट। तो 1 से 2 निकाल लेंगे, फिर 2 से 3 निकाल लेंगे, फिर 3 से 4 निकाल लेंगे, फिर 4 से 5 निकाल लेंगे। अगर ग्राफ ऊपर है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर ग्राफ नीचे है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों भाई, ग्राफ अगर ऊपर होता है इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, ग्राफ अगर नीचे होता है इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। और आपको पता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तो वर्क नेगेटिव होता है। तो आप सीधा याद रखो, जो ग्राफ ऊपर होते हैं उनका वर्क डन पॉजिटिव लिखते हैं और जो नीचे होता है उनका वर्क डन नेगेटिव लिखते हैं। तो अगर मैं 1 से 2 की बात करूं तो 1 से 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर, और 1 से 2 में फोर्स कितना लग रहा है, 10 डाइन। तो एरिया इसका जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 1। और अगर मैं 2 से 3 की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 29। तो 20 इंटू 1। 3 से 4 में फोर्स कितना लग रहा है, -20 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, -21। फिर 4 से 5 में फोर्स कितना लग रहा है, 10, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, तो +10 इंटू 1 हो जाएगा। तो 10 + 20 -20 + 10 30 -20 + 10 9 सेंटीमीटर, दैट इज 20 अर्ग। देखिए ये वर्क डन है। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट जूल होती है। जब जूल होती है तो न्यूटन इंटू मीटर आता है। यहाँ पे फोर्स डायन में दिया हुआ और सेंटीमीटर में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वर्क की वो आएगी, वो अर्ग होती है ना, 20 अर्ग। जैसे कि आपको पता होगा 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है ना। तो यहाँ पे 20 अर्ग का वर्क हो गया। कॉन्सेप्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें, एरिया इनक्लोज बिटवीन फोर्स ग्राफ गिव्स वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन।
above area is taken positive and below area is taken negative। मैं आपको ये बता चुका और ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक क्वेश्चन और इसमें देखिए दिखाते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसको वेरिएबल फोर्स को एक्सप्लेन करना था इसलिए न्यूमेरिकल आ गया, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ देना जरूरी होता है। बाकी न्यूमेरिकल इससे बहुत सारे बनेंगे, वो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आप देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और x आपका दिया हुआ मीटर में, फोर्स यहाँ न्यूटन में दिया हुआ है। तो ये एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा है। तो देखो 0 से अगर 5 की हम बात करें तो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, कांस्टेंट है। 5 से 10 में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। देखिए 5 पे फोर्स 10 न्यूटन है, 10 पे 0 है, घट रहा है। और 10 से 15 में फोर्स कितना हो रहा है, 0 से -10, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पहले सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। उसके बाद फिर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स लगातार घटता जा रहा है, 10 न्यूटन से घट करके 0 हो गया। और उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना। अब कह रहा है a horizontal force F is used to pull a box placed on the floor। Variation in the force with position coordination is measured closely the floor as shown in figure। क्या कह रहा है, वर्क डन बाई फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 10। अब देखो बेटा, 0 से अगर 10 की बात कर रहा है तो ग्राफ ऊपर ही है, नीचे नहीं है। इसका मतलब वर्क डन तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो पहले हम 0 से 10 की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम 0 से 5 के पार्ट की बात करेंगे, फिर 5 से 10 की बात करेंगे। 0 से 5 में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, 5। फोर्स कितना लग रहा है, 10। तो 5 इंटू 10, 50 हो गया। और 5 से 10 में देखो ये फोर्स लगातार घट रहा है, 5 पे 10 है, 10 पे 0 हो गया, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर माने 10 मान लो, बेस कितना हो गया, 5 से 10 माने 5 हो गया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5। तो ये 50 और प्लस 25 75 न्यूटन मीटर हो गया। ये जूल में आएगा क्योंकि एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 10 मीटर इज 75 जूल। अगला क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 10 मीटर टू x इज इक्वल टू 15 मीटर। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 10 से x इज इक्वल टू 15 में क्या हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है। 10 पे फोर्स 0 है, 15 पे फोर्स -10 है, माने ये अपोजिट डायरेक्शन में। 10 के बाद जैसे ये चलना शुरू हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ और वो फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। मतलब जब आप 15 मीटर पे पहुंच गए तो ये 15 -10 न्यूटन का फोर्स लगने लगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वर्क हमारा नेगेटिव होगा। तो क्या होगा बेटा, इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 10 आ रहा है क्योंकि 10 नीचे आ रहा है, वाई एक्सिस वाला परपेंडिकुलर मान लो, एक्स एक्सिस वाला बेस मान लो। तो 10 से 15 का मतलब कितना हो गया, 5। तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 तो कितना हो गया, -25 जूल, क्योंकि इसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था। तो ये मैंने दो एग्जांपल आपको दिखाए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के। वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 15। अब 0 टू 15 टोटल की बात कर रहा है, तो 0 टू 10 कितना आया था बेटा, 75 प्लस का, और 10 टू 15 कितना आया था, -25। तो टोटल कितना हो गया, 50 जूल। तो ये इसका आंसर हो गया 0 से 15 का। वर्क डन बाय नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स, देखिए वो वाला क्या था, वर्क डन बाय यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स। देखिए या तो कांस्टेंट था वो, या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना था। इसमें जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। ये हम काइनेमेटिक्स में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज वेरी करती है तो दो तरह से वेरी करती है, या तो यूनिफॉर्मली वेरी करती है या तो नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करती है। अगर यूनिफॉर्मली वेरी करेगा तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और रिलेशन क्या होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, तो यूनिफॉर्म वेरिएशन है y और x में।
y इज इक्वल टू एक्स के अलावा अगर कोई पावर हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स की पावर हाफ हो जाए, एक्स पावर 1/3 हो जाए, 1/x हो जाए, 1/x स्क्वायर हो जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है। और जब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है तो हम वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने वही पढ़ा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है इसमें, ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फोर्स, मतलब फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल किस पे चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे। जैसे जैसे उसके एक्स की वैल्यू बदलती जाती है वैसे वैसे फोर्स बदलता चला जा रहा है। तो कह रहा जो फोर्स लग रहा हो कितना लग रहा भैया, 7 - 2x + 3x टू द पावर 3x स्क्वायर। अब आप देखो x में 2 पावर आ गया, f में 1 पावर आ गया। काइनेमेटिक्स में मैंने ये बात डिस्कस किया था, अगर दोनों तरफ एक एक पावर है तो यूनिफॉर्म वेरिएशन है। यहाँ राइट में x में 2 पावर आ रहा है, लेफ्ट में 1 पावर आ रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। और कह रहा है 0 से 5 मीटर में आप वर्क डन बताओ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जैसे एफ इंटू डी एस है तो एफ की वैल्यू रख दिया 4 - 2x + 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब फोर्स नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स होता है तो उस कंडीशन में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एरिया निकाल लो, अगर यूनिफॉर्म फोर्स है वेरिएबल तो भी एरिया निकाल लो। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स होता है तो एरिया आप कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया इनक्लोज। तो यहाँ पे एफ डॉट डीएक्स की बात कर रहे हैं, x1 से x2 लिमिट लगा दिया, ये 0 से 5 की बात कर रहा है। तो 0 से 5 7 - 2x + 3x स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इसको सेपरेट कर लो, 7dx - 2x dx + 3x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। जैसे 7 को बाहर कर लिया तो dx का इंटीग्रेशन 0 से 5 हो गया, है ना। फिर 2 को बाहर कर लिया, x dx इंटीग्रेशन 0 से 5 हो गया। 3 को बाहर कर लिया, x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 से 5 हो गया। अब मैंने dx को इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा, x dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2। x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब बाई 3। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पता होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखिएगा जरा ध्यान से, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। लेकिन अगर लिमिट लगा दिया जाए a से b तो हम क्या करेंगे, b और a, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। एक बार हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, तो x की जगह क्या लिखेंगे, a, तो a टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा। एक बार लोअर लिमिट तो क्या लिखेंगे, x की जगह b, तो b टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। जैसे एक एग्जांपल दे दें, 3 टू द पावर 4x dx की बात करो तो x dx का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या आएगा, x टू द पावर n + 1। तो यहाँ x dx माने कुछ नहीं दिया, पावर माने 1 है, x dx लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो गया, तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब x के जगह क्या रखोगे, 4, x के जगह क्या रखोगे, 3, तो 4 स्क्वायर बाई 2 - 3 स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर 16/2 - 3 स्क्वायर 9/2, 7/2, 3.5 जूल हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम्हारा क्या आया था यहाँ पे आया था हमारा 7x। अब x में एक जगह क्या रखोगे, 5 - 0 और 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। तो x की जगह रखो 5, 5 स्क्वायर, और एक जगह रखोगे 0 तो 0 ही हो जाएगा वो। 3x क्यूब बाई 3, x की जगह 5 क्यूब, 5 क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे देखो 7 5 - 0 + 2 5 स्क्वायर बाई 2 - 0 स्क्वायर बाई 2 + 3 5 की बाई 3 - 0 की बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमको क्या मिल रहा है, 7 5 जा 35 - 2 2 कट गया, +25 + 3 3 कट गया, 125, 125 + 35 - 25, तो आ गया 135 जूल। कॉन्सेप्ट पॉइंट इसका क्या है, if the force displacement graph is a straight line then the force is either constant or uniform variable force, but if graph is curve then force is non uniform variable। वो मैं आपको बता चुका हूं, काइनेमेटिक्स में मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूं, उसको आप जाकर के देख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो हमने आपको कांस्टेंट फोर्स का बता दिया, वेरिएबल फोर्स का बता दिया। वेरिएबल फोर्स दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल। दोनों को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। इस थ्योरी में एग्जाम्पल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी न्यूमेरिकल की, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देता आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे इसमें न्यूमेरिकल एक एक लाना पड़ा। ओके,
तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7668684891 पे। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या चैनल पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक